हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल पॉइंट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम सीआरपीसी को बीएनएसएस के साथ कंपेयर कर कर पढ़ेंगे, जिसमें हम केस लॉ भी उसके साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी कोई क्रिमिनल केस स्टार्ट होते हैं तो वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो उसकी एफआईआर करवाई हो या फिर उसकी कंप्लेंट करी हो मजिस्ट्रेट को। तो जब एफआईआर करी है तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस होगा। पूरे सीआरपीसी को हम प्रोसीजरल वाइज ही स्टडी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जब हम पहुंचेंगे तब हम चैप्टर 4, 5, 11, 12 को कवर करेंगे। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगी और वो मजिस्ट्रेट को के समक्ष पेश करेगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 जुरिस्डिक्शन, चैप्टर नंबर 14 कंडीशन रिक्विसाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, चैप्टर नंबर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बाय मजिस्ट्रेट। और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंची तो उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे, जो हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 18। ये क्या होता है, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद चैप्टर 19 जिसमें हम वारंट केस का ट्रायल पढ़ेंगे, चैप्टर 20 जिसमें हम सेशन कोर्ट का ट्रायल पढ़ेंगे, और चैप्टर 21 जिसमें हम समरी ट्रायल पढ़ेंगे। उसके बाद हम एविडेंस का चैप्टर कवर करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 23 है। उसके बाद जजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 27 है। उसके बाद अपील, रेफरेंस रिविजन। अपील है चैप्टर नंबर 29, रेफरेंस रिविजन चैप्टर नंबर 13, जिसको हम इकट्ठे ही कवर करेंगे। इसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। इसके साथ साथ जो जर्नल प्रोविजंस है उसको भी हम कवर करेंगे। जो सीआरपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 25 जनवरी 1974, और जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो है 1 अप्रैल 1974। इसमें सीआरपीसी में जो टोटल चैप्टर है वो है 37, और जो टोटल सेक्शन है वो है 484। इसमें दो शेड्यूल है। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किससे डील करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द अदर लॉ। और जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें फॉर्म्स दिए हुए हैं। इसी तरह से जो बीएनएसएस है, इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 25 दिसंबर 2023। इसके जो टोटल सेक्शन है वो है 39, और जो टोटल सेक्शन है वो है 531, और जो टोटल चैप्टर है वो है 39। इसमें भी दो शेड्यूल हैं और सेम ही शेड्यूल्स में है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है और सेकंड शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है अगेंस्ट अदर लॉ। अब इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है, इस प्रिलिमिनरी चैप्टर है, इसके जो चैप्टर फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट से। शॉर्ट टाइटल क्या है, सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके साथ जो एक्सटेंट है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो होल ऑफ इंडिया है। और जो कमेंसमेंट है वो इसकी क्या है, क्या डेट है कमेंसमेंट की, 1 अप्रैल 1974। देखो, सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया पे तो लागू होता है, लेकिन कुछ एक चैप्टर हैं जैसे चैप्टर 8, 10, 11, सिर्फ यही चैप्टर अप्लाई होते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड पर और कुछ एक ट्राइबल एरियाज पर। अगर स्टेट ऑफ नागालैंड की सरकार चाहे तो और प्रोविजंस भी इस पर लागू हो सकते हैं। ट्राइबल एरियाज, अब कौन से ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज वो ट्राइबल एरिया जो कि कहाँ पे, बिफोर 21 जनवरी 1972 ट्राइबल एरिया ऑफ असम है, जो इंक्लूडेड है असम के एरियाज में, ट्राइबल एरिया ऑफ असम में इंक्लूडेड है, और पैरा नंबर 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और इसमें जो है शिलोंग, एक्सेप्ट शिलोंग इसमें नहीं आता है। यही सेम प्रोविज़न है बीएनएसएस में सेक्शन फर्स्ट का। देखो, जो बीएनएसएस है इसका शॉर्ट टाइटल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो है 1 जुलाई 2024। इससे रिलेटेड कुछ एक केस लॉ है। जैसे पहला केस लॉ है दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी वो 1 जुलाई 2024 के बाद हुई थी, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2024 से पहले।
तो अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है बाद में या 1 जुलाई 2024 को, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो तो अंडर बीएनएसएस होगी, लेकिन ऑफेंस कमिट हुआ है प्रियोर टू द 1 जुलाई 2024, तो जो ऑफेंस रजिस्टर्ड होंगे वो अंडर आईपीसी होंगे। देखो, इसके बाद जो केस है वो है अभिषेक जैन वर्सेस स्टेट। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी अपील है, एप्लीकेशन है या रिवीजन है जो फाइल करी गई है 1 जुलाई 2024 को, तो वो गवर्न होगी बाय बीएनएसएस, उस पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद एक और केस है कृष्ण जोशी वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या कहा कोर्ट ने कि जितने भी मैटर पेंडिंग है बीएनएसएस के एनफोर्समेंट में आने से पहले, जितने भी मैटर पेंडिंग है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी मैटर पेंडिंग हैं वो सभी के सभी वो किससे गवर्न होंगे? सीआरपीसी से ही गवर्न होंगे। ठीक है, उन पर बीएनएसएस अप्लाई नहीं होगा। देखो, अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें क्लोज ए में किसकी डेफिनेशन दी हुई है? बेलेबल ऑफेंस की। अब कौन से ऑफेंस बेलेबल होते हैं? वो ऑफेंस जो कि शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं कि ये ऑफेंस बेलेबल है, या किसी अन्य लॉ में उन्हें बेलेबल बताया गया है। ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनको छोड़ के बाकी सारे ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं। सेम ही डेफिनेशन किस में दी हुई है? क्लॉज सी में दी हुई है बीएनएसएस की। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिफरेंस जानना चाहें, जनरल डिफरेंस जो है दोनों में, वो क्या है कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं इनमें बेल देना जो है एज ए राइट होता है, यानी कि एक्यूज्ड का राइट है कि उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं इन सब को देखते हुए कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस हीनियस केसेस होते हैं। ठीक है, जो बहुत लेस हीनियस ऑफेंस होते हैं। इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे क्यूजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और कीपिंग लॉटरी ऑफिस। ये दोनों कैसे ऑफेंस हैं? बेलेबल ऑफेंस हैं। ऐसे ही थेफ्ट करना, कितने की प्रॉपर्टी? 5000 से ऊपर की प्रॉपर्टी की, वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, मर्डर भी क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद जो बी है, क्लॉज बी है, उसमें क्या डिफाइन है? चार्ज। चार्ज में उसमें सिंपल दिया हुआ है इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज होता क्या है? जर्नली अगर हम समझे तो चार्ज होता है एक्यूजेशन, कि क्या एक्यूजेशन लगी है। ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या एक्यूजेशन लगी है, ये एक तरह से कंक्रीट एक्यूजेशन होती है। किसके बेस पे? प्राइमा फेसिया एविडेंस को देखकर जो मैजिस्ट्रेट रिकॉग्नाइज्ड करता है। कोई भी कंक्रीट एक्यूजेशन प्राइमा फेसिया एविडेंस को देखकर जो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये जो है ऑफेंस किया है। ठीक है, फिर इस चार्जेस को रीड और एक्सप्लेन करके सुनाया जाता है डिफेंस को। ठीक है, एक्यूज्ड को, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर ले। तो चार्ज एक तरह से आरोप होते हैं जो मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसिया एविडेंस देख के लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये जो है ऑफेंस किया होगा। अब बीएनएसएस में कुछ नई डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सारे के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर वो डिवाइसेस जो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस चीज़ की? आइडेंटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग। ठीक है, सर्च प्रोसेस हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, एविडेंस हो रहे हैं, एविडेंस मतलब कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो उन सब की रिकॉर्डिंग। तो इन सारे डिवाइसेस को हम किस में इंक्लूड करेंगे? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। इसके बाद जो न्यू डेफिनेशन है वो है क्लॉज बी में बेल की डेफिनेशन। इसमें क्या कहा गया है? रिलीज करना। किसको रिलीज करना? एक्यूज्ड को या किसी सस्पेक्टेड पर्सन को। कहाँ से? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ से। ठीक है, कुछ एक सर्टेन कंडीशन लगाकर।
और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बेल और बेल बॉन्ड। इसके साथ में ही उसने डी में, क्लॉज डी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेल बॉन्ड होता क्या है। तो उसने बोला कि कोई भी अंडरटेकिंग, देखो बेल बॉन्ड में क्या है कि अंडरटेकिंग फॉर रिलीज लिख कर देंगे मजिस्ट्रेट को कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड पर्सन है, वो जो निर्धारित तारीख है, जो मजिस्ट्रेट ने डेट फिक्स्ड करी है, उस दिन अपीयर होगा। ठीक है, और इसमें जो है कुछ एक व्यक्ति होंगे जो उसके श्योरिटी बनेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है निश्चित तारीख पर, जो मजिस्ट्रेट ने तारीख निश्चित की है उस पर जो है अपीयर होगा कोर्ट में। ठीक है, इसके साथ ही क्लोज ई में क्या बात होती है, बॉन्ड की। ठीक है, क्लोज ई में क्या डिफाइन है, बॉन्ड डिफाइन है। इसमें श्योरिटीज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड, यानी कि जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है या जो सस्पेक्टेड पर्सन है, वो जो है बिना श्योरिटी के वो खुद की अंडरटेकिंग देता है कि वो जो है अपीयर होगा, जो भी तारीख जो है मजिस्ट्रेट ने निश्चित की है उस निश्चित तारीख पर वह अपीयर होगा। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो, तो सी में डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, वो वाले ऑफेंस जो गिवन है शेड्यूल 1 में। ठीक है, इनमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, उन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली हम कहें ये किस तरह के ऑफेंस हैं, जो सीरियस और हीनियस नेचर के होंगे, जैसे मर्डर हो गया, डॉरी डेथ होगी, इस तरह के केसेस। ठीक है, सेम ही डेफिनेशन जो है इसकी बीएनएसएस में है, क्लॉज जी में। अब इसके बाद हम अब इसके बाद हम करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात, जो कि कहाँ पे डिफाइन है, एल में, क्लॉज एल में सीआरपीसी के, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती टू अरेस्ट। ठीक है, उनको पहले मतलब टू अरेस्ट विदाउट वारंट, उनको पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। ये किस तरह के केस हैं, जैसे पेटी ऑफेंस हो गए, सीरियस ऑफेंस नहीं है जो, जैसे कि चीटिंग हो गया, असॉल्ट हो गया, इनमें पहले वारंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। अब टू डी में, क्लॉज डी में डिफाइन है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है, एलिगेशंस, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटर्न हो, किसको देनी है, ये मजिस्ट्रेट को, ताकि मजिस्ट्रेट क्या कर सके, मजिस्ट्रेट इस पर एक्शन ले सके। ठीक है, अंडर दिस कोड, यानी कि अंडर सीआरपीसी। ठीक है, अब इसमें जो एक्यूज होगा, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगी हुई हैं, वो नॉन भी हो सकता है चाहे अननोन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर मान लो किसी ने पुलिस रिपोर्ट करी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको क्या माना जाएगा, उस रिपोर्ट को माना जाएगा डीम्ड कंप्लेंट। ठीक है, और वो जो पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट तैयार करी है उसको क्या कहा जाएगा, कंप्लेनेंट। ठीक है, अब 2G में क्या डिफाइन है, क्लॉज जी में डिफाइन है इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी इसमें सिंपल दिया हुआ है, इंक्वायरी क्या है, अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट, जैसे सेक्शन 159 सीआरपीसी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2H, क्लोज एच में डिफाइन है इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, सारी की सारी प्रोसीडिंग फॉर कलेक्टिंग एविडेंस। ठीक है, चाहे वो कौन कंडक्ट कर सकता है, वो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने बोला है कंडक्ट क्या करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उन सबको क्या, उस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, और बीएनएसएस में इन तीनों की जो है सेम डेफिनेशन है, जो कि किस में और इसकी जो डेफिनेशन है किस क्लोज में डिफाइन है, एल क्लोज में। इसके बाद आता है 2I, क्लोज आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है कि वो प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस जो है ओथ पर लिए जाते हैं। ठीक है, शपथ दिलवा के जिसमें एविडेंस लिए जाते हैं उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेम ही डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन है, बीएनएसएस में, क्लोज एम में। अब क्लोज एन में डिफाइन है ऑफेंस। ऑफेंस में क्या आएगा, कोई सारे एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल है बाय लॉ,
और कंप्लेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, वो सारे ऑफेंस की डेफिनेशन में आएंगे। सेम ही डेफिनेशन BNSS में है क्लोज क्यू में। अब क्लोज ओ में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? इसमें अगर मान लो पुलिस ऑफिसर अपसेंट है या फिर अपना काम नहीं कर पा रहे ड्यू टू इलनेस, तो इसमें इंक्लूड होंगे वो ऑफिसर जो नेक्स्ट टू हिज रैंक होंगे, ठीक है, जो उनसे छोटे होंगे, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर होने चाहिए। वो कांस्टेबल इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लोज पी में डिफाइंड है प्लेस। तो प्लेस में क्या क्या इंक्लूड है? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। सेम ही डेफिनेशन क्लोज एस में है BNSS के। इसके बाद क्लोज आर में डिफाइन है पुलिस रिपोर्ट। ये क्या होता है कि जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने तैयार करी, वो रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 CRPC, ठीक है। और ये सेम कहाँ मेंशन है? अंडर सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 BNSS के, ठीक है। और यही सेम डेफिनेशन पुलिस रिपोर्ट की कहाँ BNSS में कहाँ दी हुई है? क्लोज टी में। अब एस में डिफाइन है पुलिस स्टेशन। क्लोज एस में डिफाइन है पुलिस स्टेशन, मतलब कोई भी प्लेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है पुलिस स्टेशन। सेम डेफिनेशन डिफाइन है क्लोज यू में। अब आगे क्लोज यू CRPC में डिफाइन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से? जो अपॉइंटेड किए हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC। सेम जो है कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं? अंडर सेक्शन 18 BNSS, ठीक है। या वो व्यक्ति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में आएगा जो एक्ट कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अब क्लोज WA में क्या डिफाइन है? विक्टिम। विक्टिम कौन किस को कहेंगे? वो व्यक्ति जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई है, ठीक है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है? गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ विक्टिम, ठीक है। सेम डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन है? BNSS में क्लोज Y में। अब क्लोज W में डिफाइन है समन केस। उसमें सीधी डेफिनेशन दी हुई है कि समन केस कौन से केस हैं जो वारंट केस नहीं है, ठीक है। अब क्लोज एक्स में CRPC में क्या डिफाइन है? वारंट केस। वारंट केस कौन से होते हैं? जिनकी पनिशमेंट कौन कौन सी होती है? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 ईयर से ऊपर की होती है, वो सारे कौन से होते हैं? वारंट केस। और जो बच चुके हैं वो कौन से होते हैं? समन केस। यानी कि जिसमें पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर से कम की होती है, वो कौन से होते हैं? समन केस, ठीक है। सेम ही डेफिनेशन जो है समन केस की कहाँ डिफाइन है? क्लोज एक्स में BNSS के और क्लोज जेड में BNSS के, ठीक है। इसके बाद आता है रेफरेंस सेक्शन 3। इसमें क्या कहा गया है कि कोड में कहीं भी मैजिस्ट्रेट दिया हो तो हमें समझ जाना है कि वो कौन होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा उस एरिया का, ठीक है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उस जुरिस्डिक्शन, जिसके जुरिस्डिक्शन में, जिस मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो एरिया आता है, वो उसकी बात कर रहा है। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी में क्या दिया हुआ है हमें सब सेक्शन 2 में कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम क्या है? तो वो बोलता है कि क्या काम है? एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है, एविडेंस को समझना, ठीक है, उनके ऊपर क्या करना? डिसीजन देना, जिससे व्यक्ति को क्या है? पनिशमेंट हो सके, ठीक है। किसी व्यक्ति को क्या करना? कस्टडी में रखना, ठीक है, आदेश देना किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखने के लिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। ऐसे ही उसने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी क्या दिए हुए हैं? कार्य दिए हुए हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कैसे कार्य हैं? एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, जैसे क्या? ग्रांटिंग करना, सेंशन करना, सस्पेंड करना या फिर कैंसिल करना किसका? लाइसेंस को, ठीक है, लाइसेंस को ग्रांट, सस्पेंड और कैंसिल करना। और ऐसे ही सेंशनिंग करना प्रोसिक्यूशन को या विड्रॉ करना प्रोसिक्यूशन से, ये सब काम किसके हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। उसके बाद सेक्शन 4
सेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो सीआरपीसी में दिया हुआ है ये कौन से ऑफेंस पे लागू होगा। तो उसने बोला कि सीआरपीसी के अंडर ट्रायल जो दिए हुए हैं वो कौन से ऑफेंस पे लागू होंगे, सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंडर हैं, ठीक है, और वो भी ऑफेंसेस जो एनी अदर लॉ में दिए गए हैं। लेकिन अगर लॉ में अपने कोई स्पेशल मैनर्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, ट्रायल के, इन्वेस्टिगेशन के, इंक्वायरी के, तो फिर वो चलेंगे, ठीक है। सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है, सेविंग्स दी हुई हैं। सेक्शन 5 में सेविंग्स में क्या कहा हुआ है कि जो स्पेशल लॉ हैं या लोकल लॉ हैं वो प्रिवेल करेंगे, यानी कि जो मैनर्स जो दिए हुए हैं इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, ट्रायल के, स्पेशल और लोकल लॉ में वो ही चलेंगे, ठीक है।